और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभाशीष कहते हैं। पत्र लेखन में शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए वैयक्तिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो दोस्तों आपको बताना है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कविगण। कविगण बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन रूप कवि है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है। तो आपको दोस्तों बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्वर समवृत्त है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ई और बड़ी ई, छोटो ऊ और बड़ो ऊ, ये सभी समवृत्त स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। तो आपको बताना है दोस्तों, चयन करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में सन्यासी की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तो यहाँ पे सन्यासी की शुद्ध वर्तनी सन्यासी ऑप्शन सी दिया गया है और बाकी सभी जो हैं अशुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, सावधान का सही संधिविच्छेद है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में सावधान का सही संधिविच्छेद इनमें से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है। सावधान का सही संधि विच्छेद सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर होता है और इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, रातों रात शब्द में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है रातों रात शब्द में समास इनमें से कौन सा होगा। तो रातों रात मतलब रात ही रात में अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो या पुनरुक्त सूचक हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सतसई किस समास का उदाहरण है। तो सतसई किस समास का उदाहरण है दोस्तों। तो सतसई शब्द का समास विग्रह यदि आप करेंगे तो 700 दोहों का समूह इसका विग्रह होगा और इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो प्रज्ञ में दोस्तों आपको उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आप लोग जानते होंगे, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रा उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, प्रा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो आपको दोस्तों बताना है दिए गए ऑप्शंस में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठा में प्रति प्लस स्था यानी कि प्रति उपसर्ग प्रयोग किया गया है। अधिकार में अधि प्लस कार अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और ऑप्शन डी संस्कार है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम प्लस कार बराबर संस्कार होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का
आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगते हैं। बैठक क, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क। बैठक में, बैठक शब्द में प्रत्यय क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जत्था है, तपसी है, थोड़ा है, ये सभी तद्भव शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में तद्भव शब्द नहीं है का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर अधर हो जाएगा, क्योंकि अधर तत्सम शब्द है और दांत, आंख और कान ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो इनमें से आपको दोस्तों बताना है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप कौन सा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, घोटक। घोटक घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, अश्व जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है, और घट घड़ा का तत्सम है, जो घट है वो घड़ा का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब घोटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको तद्भव शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निडर होता है। तो निडर तद्भव शब्द है, और इसके अगर तत्सम की बात करें तो निर्भय होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों आपको बताना है तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा में नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, दूध, चांदी है, पानी है, तेल, ये सभी जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। और इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, मुझे, तुमको, तुम्हारा। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो क्या है इसमें से? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सीमान पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे सीमान पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकौड़े पर पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जिनका लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अव्यय हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सुरभोग। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पे सुरभोग जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, और बाकी ऑप्शंस जो हैं कांतार है, विपिन है, कानन है, ये सभी अरण्य के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनज जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, और धनज जो होता है कुबेर का पर्यायवाची होता है। विनायक, एक दंत, लंबोदर, ये सभी गणेश के पर्यायवाची दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अमृत का विलोम है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में अमृत का विलोम इनमें से कौन सा है? तो अमृत का विलोम विष होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तिमिर शब्द का विलोम है। तो तिमिर शब्द का विलोम इनमें से आपको बताना है। तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक या प्रकाश होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य किस गति से नहीं हो सकता? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी प्रशंसनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें जानने की इच्छा न हो के लिए एक शब्द होगा, जिज्ञासु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है दोस्तों, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। और प्रश्न के अनुसार कर्म की प्रधानता के कारण कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ने किस कारक का चिन्ह है? तो ने कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिरी मतलब ईंट, छत से ईंट का अलग होना, तो अलग के सेंस में अपादान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पत्र। पत्र क्या है? पत्र पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट। इन सभी शब्दों के अंत में आपका टा, वट, हट ये सभी आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, जो अमरूद का गुण है, और इसमें गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से चयन करना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। इस प्रकार से लिखते हैं, प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। तो आपको काल बताना है इनमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पाली, प्राकृत एवं अभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में पृष्ठांकन का अनुवाद कौन सा है? तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा। और अमेंडमेंट की बात करें तो संशोधन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है प्रतिरूप होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंडोर्समेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एजेंडा इज सेंट हियर विद का हिंदी अनुवाद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शामिल। शामिल में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और बाकी सभी ऑप्शंस में इल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शरीर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तन, देह, गात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित शब्द, रेखांकित पद है, किस प्रकार का है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सुंदर पद विधेय विशेषण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द अग्रज,
अग्र प्लस जा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा तुम बाहर गए और वह रोने लगा। दिए गए संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य इस प्रकार होगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवाप्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी, अव उपसर्ग का प्रयोग अवाप्ति, अव प्लस आपति शब्द में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रियतम को समझ पा कामिनी ने। ऑप्शन डी, प्रीतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे बड़ा, काला, भारी। तो ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कलई खुल्ला मुहावरे का भावार्थ है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कलई खुल्ला मुहावरे का सही भावार्थ हो जाएगा रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। तो लौकिक शब्द का विलोम अलौकिक है। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का व्यथित। वि उपसर्ग है और अथ मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, व्यथित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो न्यून नी प्लस ऊन होता है, शब्द में यण संधि है। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर सही है? तो वर्तनी के आधार पर तात्कालिक शब्द सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है? तो 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही भावार्थ काम करने की बहुत धीमी गति है। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मनगढ़ंत का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मनगढ़ंत शब्द का सही सामासिक विग्रह मन से गढ़ा है। यह करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दिए गए वाक्य में उसके पैतृक या पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, उससे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वाक्य में क्रिया की संभावना, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर जो हो जाएगा, क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का
लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी वाक्य में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है, आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, संवितरण प्राधिकारी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी चुनिए। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। सी कोई त्रुटि नहीं है। डी। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लीची खरीदने हैं वाक्यांश में त्रुटि है, सही वाक्य होगा मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 6 की निश्चित संख्या दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंशों या लावा को उचित क्रम में लगाइए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दिए गए अनुच्छेद का क्रम ला या रा वा होगा क्योंकि वाक्यों का व्यवस्थित क्रम है। तुलसीदास कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए। वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, रामलला, नहछु और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे सही जो क्रम हो जाएगा वो ला या और रा और वाह हो जाएगा। ला या रा वा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल अमूल्य। तो अमूल अमूल्य का शब्द का अर्थ बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा अमूल अमूल्य शब्दों का सही अर्थ जो हो जाएगा जड़ रहित कीमती है। जड़ रहित कीमती। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जड़ रहित कीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? देशज शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो जूता देशज शब्द है। जो शब्द देश में जन्मे हैं वे देशज कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। जालक का तद्भव है। जालक का तद्भव बताना है दोस्तों। तो जालक शब्द का तद्भव झरोखा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है। एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो विनती एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शा। शा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यह ऊष्म व्यंजन है।
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भय पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो बच्चे बूढ़े विलोम शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है, किस प्रकार की धातुएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, कर, बैठ, चल आदि मूल धातुएं हैं, इनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मूल धातु। क्वेश्चन नंबर 38 है, औलाद किस भाषा का शब्द है दोस्तों, बताना है आपको। तो औलाद अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा? तो अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर अतियुक्ति शब्द बनेगा, यह यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अतियुक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो परशुराम का पर्यायवाची शब्द शिवप्रिय नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, शिवप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पदगत तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तत्सम शब्द चुने। तो तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो भविष्य तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है दोस्तों। तो खटोला शब्द में ओला प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, आपको बताना है दोस्तों। तो गुणवाचक सर्वनाम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना किस रूप में जागृत करता है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। स्वाभाविक शब्द रिक्त स्थान के लिए उचित है दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूज पेज कहलाता है। ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया न्यूज पेज कहलाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रा, वा या औला, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाक्यों का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार होगा। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे, व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विभाषा किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी भाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जन की कृति नहीं है, आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मैला आंचल। इसका सही जवाब है करम भूमि, मानसरोवर शतरंज के खिलाड़ी, गबन और नमक का दरोगा। ये सभी कृतियाँ मुंशी प्रेमचंद की हैं दोस्तों, जबकि मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ अन्य कृतियाँ भी हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, परती परिकथा है, जुलूस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आना जाना, मारना पीटना। इसका सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे परंतु से पूर्व अर्ध विराम लगेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। ऑप्शन ए है संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, किसी अधिकारी की लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन के लिए पुनः निर्देश देते समय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। परिपत्र कब जारी किया जाता है, संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद कल निंकुज यहां आए, वाक्य किसका उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पे इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन बी, संदेहवाचक वाक्य है दोस्तों। जब किसी वाक्य में कार्य के होने या करने से शंका हो अथवा संभावना व्यक्त की जाए तब वह संदेहवाचक वाक्य होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया एक सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका जो है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 8 से 11 के उत्तर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस मुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है।
जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह है धन त्याग का साहस। सही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर भी उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साह व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सच्चे वीर वे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, विशेषण उपवाक्य है। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट आलस्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। तो अभय उभय के अर्थ निडर दोनों हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निडर दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो चपला व चपल के अर्थ बिजली व तेज है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युग्म का चयन करें। तो आपको चयन करना है, भिन्नार्थक युग्म का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत शीत, ठंडा तेज किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो बताना है दोस्तों किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करुण का निष्ठुर हो जाएगा। करुण और निष्ठुर दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं दोस्तों। करुण का अर्थ कोमल हृदय वाला, जबकि निष्ठुर का अर्थ कठोर हृदय वाला होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। तो आपको बताना है केंद्रित और अधिकता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, इत कॉमा ताका। केंद्रित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अधिकता में ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, अल शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए है भंवरा कोयल, ऑप्शन बी है भंवरा आम्र, ऑप्शन सी है कोयल शुक, ऑप्शन डी है कोयल अज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही जवाब है दोस्तों, भंवरा कोयल। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो पत्नी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं भार्या, अर्धांगिनी, प्राणप्रिया, वामा। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भार्या प्राणप्रिय। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों।
चार दीवारी क्या इस प्रकार से लिखा जाता है? चार दीवारी और चार दीवारी। तो आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चार दीवारी इस प्रकार से लिखा जाता है। सही वर्तनी दी गई है ऑप्शन बी में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चार दीवारी है, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। चार दीवारी का अर्थ किसी स्थान, मैदान, भूक्षेत्र को चारों ओर से घेरने हेतु बनाई गई दीवारें होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? इसमें भी आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौतूहल की वर्तनी सही दी गई है, इस प्रकार से कौतूहल लिखा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, कौन सा काल है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपूर्णभूत, ऑप्शन बी है पूर्णभूत, ऑप्शन सी है सामान्यभूत, ऑप्शन डी है आसन्नभूत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अपूर्णभूत है, इसका सही जवाब हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था में महेश द्वारा किए गए कार्य के पूरा करने का बोध नहीं हो रहा, अर्थात कार्य की अपूर्णता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। दिए गए वाक्य के संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो क्रिया के जिस रूप से संदेह प्रकट हो तथा क्रिया से वर्तमान काल का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, और संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य रीना पढ़ती होगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रीना पढ़ती होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे तब वह रूपक अलंकार होता है। दी गई पंक्ति में चरण और कमल में अंतर स्पष्ट नहीं है, यहाँ रूपक अलंकार होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासु होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि अन्य सभी पुल्लिंग शब्द हैं। आज्ञा ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह। विवाह शब्द पुल्लिंग है, जबकि अन्य सभी स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधाता। विधाता की वर्तनी सही दी गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो आविर्भाव का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर है, तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटिल का सरल। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरल का विलोम जटिल होता है, जबकि अन्य युग्म सही हैं दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, कोप का विलोम शब्द कृपा होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, लहू का समानार्थी शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से लहू का समानार्थी आपको बताना है। तो लहू के समानार्थी शब्द रक्त हो जाता है, रुधिर होते हैं दोस्तों, और शोणित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शोणित। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए स्वादिष्ट, ऑप्शन बी है दृष्ट, ऑप्शन सी है सेना, ऑप्शन डी है सेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा, अनि शब्द का पर्यायवाची शब्द सेना होता है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महिला। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, उपकार को मानने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, कृतज्ञ कहते हैं। और उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कृतज्ञ है। उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो दिखाई ना दे वह अदृश्य कहलाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही विलोम युग्म दीर्घ काय का दृश्य काय हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 38 से 41 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिए। भारतीय मनीषी हमेशा की इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहता है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है, यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है तो केवल इच्छा के कारण से ही है। क्यों यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक उपेक्षा करें, अधिक लालसा करें और अधिक आकांक्षा करें, जिससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यही आंतरिक जगत में काम करने का गणित है। इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इससे संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, इच्छा न करने को लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित कहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? तो भारतीय मनीषी सदैव ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है क्वेश्चन नंबर, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इच्छा लालसा को बढ़ाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कम बन जाता है। तो मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कम बन जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब है इच्छाओं के बढ़ने से मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा लालसा शब्द के दो पर्यायवाची इच्छा और आकांक्षा हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा जाति शब्द का बहुवचन जातियां होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो फूल शब्द तत्सम नहीं है और तद्भव शब्द है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सत्तू। सत्तू तत्सम शब्द है दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें तत्सम पूछा गया है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है तत्सम के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें के दिए गए सभी जो ऑप्शन है वो तत्सम की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है,
निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सपत्नी, तत्सम शब्द है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मयूर जो है तत्सम शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। मयूर एक तत्सम शब्द है, यह शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, स्कंद का तद्भव रूप है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद का तद्भव रूप कंधा होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप आपको बताना है। तो हरिद्रा का तद्भव रूप हल्दी होता है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्ली छत से कूद पड़ी में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है दोस्तों, और क्रिया और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभाशीष कहते हैं। पत्र लेखन में शुभाशीष शब्द अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए वैयक्तिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों आपको बताना है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कविगण। कविगण बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन रूप कवि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? तो आपको दोस्तों बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्वर समवृत्त है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ई, और बड़ी ई, छोटो ऊ और बड़ो ऊ, ये सभी समवृत्त स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। तो आपको बताना है दोस्तों, चयन करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में सन्यासी की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तो यहाँ पे सन्यासी की शुद्ध वर्तनी सन्यासी ऑप्शन सी दिया गया है, और बाकी सभी जो हैं अशुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सावधान का सही संधिविच्छेद है। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में सावधान का सही विच्छेद संधिविच्छेद इनमें से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है। सावधान का सही संधि विच्छेद सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है, और इसमें दीर्घस्वर संधि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर होता है, और इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रातों रात शब्द में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है रातों रात शब्द में समास इनमें से कौन सा होगा। तो रातों रात मतलब रात ही रात में अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों? जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, या कोई उपसर्ग हो, या पुनरुक्त सूचक हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सतसई किस समास का उदाहरण है? तो सतसई किस समास का उदाहरण है दोस्तों? तो सतसई शब्द का समास विग्रह यदि आप करेंगे तो 700 दोहों का समूह इसका विग्रह होगा,
और इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास इसलिए है क्योंकि द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रज्ञ में उपसर्ग है। तो प्रज्ञ में दोस्तों आपको उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग आप लोग जानते होंगे, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रा उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, प्रा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो आपको दोस्तों बताना है दिए गए ऑप्शंस में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठा में प्रति प्लस स्था यानी कि प्रति उपसर्ग प्रयोग किया गया है। अधिकार में अधि प्लस कार अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन डी संस्कार है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम प्लस कार बराबर संस्कार होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगते हैं। बैठक क, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क। बैठक में, बैठक शब्द में प्रत्यय क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। और बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जत्था है, तपसी है, थोड़ा है, ये सभी तद्भव शब्द हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शंस में तद्भव शब्द नहीं है का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर अधर हो जाएगा, क्योंकि अधर तत्सम शब्द है और दांत, आंख और कान ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। तो इनमें से आपको दोस्तों बताना है कि घोड़ा शब्द का तत्सम रूप कौन सा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, घोटक। घोटक घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है। अश्व जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है और घट घड़ा का तत्सम है। जो घट है वो घड़ा का तत्सम है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब घोटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको तद्भव शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निडर होता है। तो निडर तद्भव शब्द है और इसके अगर तत्सम की बात करें तो निर्भय होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों आपको बताना है तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा में नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, दूध, चांदी है, पानी है, तेल, ये सभी जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। और इनके 3 भेद होते हैं,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, मुझे, तुमको, तुम्हारा। अन्य पुरुष कौन से होते हैं? वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसे, उसको। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन नंबर 21। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो क्या है इसमें से? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विधेय विशेषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। सीमान पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे सीमान पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया खाने का असर कर्म पकौड़े पर पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला शब्द है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जिनका लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से अव्यय हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सुरभोग। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। और यहां पे सुरभोग जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, और बाकी ऑप्शंस जो हैं कांतार है, विपिन है, कानन है, ये सभी अरण्य के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनट जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, और धनट जो होता है कुबेर का पर्यायवाची होता है। विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सभी गणेश के पर्यायवाची दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27। अमृत का विलोम है, तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में अमृत का विलोम इनमें से कौन सा है। तो अमृत का विलोम विष होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर शब्द का विलोम इनमें से आपको बताना है। तो तिमिर शब्द का विलोम आलोक या प्रकाश होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। जो चाहे करो बस हमें तंग न करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य किस गति से नहीं हो सकता? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी प्रशंसनीय। अगला क्वेश्चन नंबर 31। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32। जिसमें जानने की इच्छा न हो के लिए एक शब्द होगा, जिज्ञासु। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 34। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन। अगला क्वेश्चन नंबर 36।
यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। और प्रश्न के अनुसार कर्म की प्रधानता के कारण कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ने किस कारक का चिन्ह है। तो ने कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। तो छत से ईंट गिरी मतलब ईंट, छत से ईंट का अलग होना, तो अलग के सेंस में अपादान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पत्र। पत्र क्या है, पत्र पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे सजावट, चिकनाहट, झंझट, आहट। इन सभी शब्दों के अंत में आपका टा, वट, हट ये सभी आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, जो अमरूद का गुण है, और इसमें गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें से चयन करना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। इस प्रकार से लिखते हैं, प्रागैतिहासिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। तो आपको काल बताना है इनमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पाली, प्राकृत एवं अभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में पृष्ठांकन का अनुवाद कौन सा है। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा। और अमेंडमेंट की बात करें तो संशोधन होता है। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन होता है। स्पेसिमेन का मतलब होता है प्रतिरूप होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इंडोर्समेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50।
एजेंडा इज सेंट हियर बिट का हिंदी अनुवाद होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, कार्यसूची 7 भेजी जा रही है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी